प्रथम वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम काव्य नाटक एवं प्रायोगिक व्याकरण के अंतर्गत हम महाकवि भासकृत स्वप्न वासवदत्तम नाटक के द्वितीय अंक का अध्ययन आज आरंभ करेंगे। द्वितीय अंक की कथा में प्रवेशक में चेटी आकर पद्मावती के गेंद खेलने का समाचार देती है। शीघ्र ही धात्री आकर मगधराज द्वारा उदयन को पद्मावती को दिए जाने तथा उदयन द्वारा उसको स्वीकार किए जाने का शुभ समाचार देती है। इसके उपरांत एक चेटी आती है, वह पद्मावती के कौतुक मंगल की तैयारी की सूचना देती है और वासवदत्ता को मंगल स्थान की तरफ जल्दी चलने को कहती है। इसके उपरांत तृतीय अंक आरंभ होता है। तृतीय अंक में उदयन के पास पद्मावती के विवाह के वृतांत से कुछ दुखी वासवदत्ता प्रमद वन में अपने मन को सांत्वना देती हुई प्रवेश करती है। इतने में एक चेटी कुछ फूल लेकर वहां आती है। वह वासवदत्ता से पद्मावती के विवाह के लिए कौतुक मालिका तैयार करने को कहती है। वासवदत्ता सुंदर हार तैयार करती है। इस हार में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि दासी एक औषधि जिसका नाम अविधवाकरण है वह देती है, जिसे वासवदत्ता वरमाला में गूंथ लेती है। तदुपरांत दासी जब सपत्नी मर्दन नामक द्वितीय औषधि को वरमाला में गूंथने के लिए देती है तब वासवदत्ता उसे मना कर देती है, यह कहकर कि पहली पत्नी का देहांत हो चुका है, अतः इसे गूंथना तो व्यर्थ है। दूसरी चेटी आकर हार ले जाती है। इधर वासवदत्ता उदयन के द्वितीय विवाह को सुनकर दुखित है और दुख को भुलाने हेतु वह शयनागार में जाती है। इस कथा के साथ तृतीय अंक समाप्त होता है। तदुपरांत चतुर्थ अंक का आरंभ होता है। चतुर्थ अंक का आरंभ विदूषक के हास भरे वचनों से होता है। तदुपरांत दासी का प्रवेश होता है। दासी आकर विदूषक से कहती है कि आर्य वसंतक कहाँ चले गए। घूमकर और देखकर वह कहती है, आर्य वसंतक के निकट जाती है, माननीय आर्य वसंतक जी, कितनी देर हो गई, मैं आपको खोज रही हूँ। तब विदूषक कहता है, आप मुझे किस कार्यवश ढूंढ रही हैं। दासी कहती है, मेरी स्वामिनी पूछती हैं क्या जमाता अर्थात जवाई स्नान कर चुके। विदूषक कहता है, देवी तुम्हारी स्वामिनी ऐसा क्यों पूछ रही हैं। दासी कहती है, फूल चंदन इत्यादि ले आए क्या, इस कारण से पूछ रही हैं। विदूषक कहता है, महाराज स्नान कर चुके हैं, आप भोजन के अतिरिक्त सभी आवश्यक पदार्थ ले आएं। दासी कहती है, आप भोजन के लिए क्यों मना कर रहे हैं। विदूषक कहता है, मैं बड़ा मंदभाग्य हूँ, क्योंकि कोयल की आँख जिस प्रकार उलटती है उसी प्रकार मेरे पेट के अंदर भी उलटफेर हो गया है, अर्थात मेरा भोजन सही रूप से नहीं पच रहा। दासी कहती है, आप सर्वदा इसी अवस्था में रहें। विदूषक कहता है, आप जाइए, अब मैं महाराज के पास जाता हूँ। इस प्रकार प्रवेशक समाप्त हो जाता है। दासी कहती है, राजकुमारी जी, क्रीड़ा उद्यान में आप किस कार्य के लिए आई हैं। पद्मावती कहती है, मैं हर श्रृंगार के वे फूल के गुच्छे खिले हैं या नहीं यह देखने आई हूँ। राजकुमारी, वे तो खिल गए हैं, बीच में मूंगों से युक्त मोतियों के हारों की भांति फूलों से व्याप्त हैं। इस प्रकार दासी कहती है। पद्मावती कहती है कि अब क्यों देर करती हो। तब दासी कहती है, इस पत्थर के पटरे पर राजकुमारी क्षण भर बैठे, तब तक मैं फूलों का चयन कर लेती हूँ। पद्मावती, क्या हम दोनों यहाँ बैठ जाएं। वासवदत्ता कहती है, हाँ ऐसा ही। वासवदत्ता तथा पद्मावती फूलों का चयन करती हुई दासी के इंतजार में पत्थर के पटरे पर बैठ जाती हैं। तत्पश्चात दासी आती है और कहती है, देखो देखो राजकुमारी, आधे भाग में मेनसिल के टुकड़ों की भांति हर श्रृंगार के फूलों से मेरी अंजलि भर गई है। पद्मावती फूलों की विचित्रता को देखकर प्रसन्न होती हैं। तत्पश्चात पद्मावती कहती है, आर्यपुत्र के द्वारा यहाँ आकर और इन फूलों के वैभव को देख लिए जाने पर मैं सम्मानित हो जाऊंगी। वासवदत्ता कहती है, क्या पति तुम्हें प्रिय हैं। तब पद्मावती कहती है, आर्य नहीं जानती, पर आर्यपुत्र के बिना मैं बेचैन रहती हूँ। वासवदत्ता अपने मन में कहती है, निश्चय ही मुझे बड़ा कठिन कार्य करना पड़ रहा है और यह भी तो ऐसा ही कर रही है।
दासी कहती है, राजकुमारी जी ने उच्च कुल्य के अनुरूप कहा कि मुझे पति प्रिय है। पद्मावती कहती है, मुझे बस एक ही संदेह है कि क्या वैसे आर्या वासवदत्ता को भी राजा प्रिय थे। वासवदत्ता कहती है, इससे भी अधिक। पद्मावती उससे इसका कारण पूछती है। वासवदत्ता मन में कहती है कि आर्यपुत्र के प्रति पक्षपात के कारण मुझसे इस प्रकार के वचन का कहना हो गया है। अब वह प्रकट रूप में कहती है, यदि स्नेह कम होता तो वह आत्मीयजनों को न छोड़ती। दासी कहती है, राजकुमारी पति से अच्छी तरह कहना मैं भी वीणा सीखूंगी। पद्मावती कहती है, मैंने आर्यपुत्र से यह कहा है। वासवदत्ता पूछती है, तब आर्यपुत्र ने क्या कहा। पद्मावती कहती है, बिना कुछ कहे ही वे लंबी सांस लेकर चुप हो गए। वासवदत्ता कहती है, उससे तुम क्या सोचती हो। पद्मावती कहती है कि मैं सोचती हूँ आर्या वासवदत्ता के गुणों को याद कर उदारता के कारण वह मेरे सामने बस रोते ही नहीं हैं। वासवदत्ता कहती है मन में कि यदि यह सत्य है तो मैं धन्य हूँ। उसके पश्चात राजा और विदूषक का प्रवेश होता है। विदूषक कहता है, राशिभूत तथा गिरे हुए दोपहरिया अर्थात बंदूक के फूलों के चितराए जाने से यह प्रमदवन कितना सुंदर है। आप तनिक इधर से पधारिए। राजा कहता है, मित्र वसंतक में आया। कामोज्जयिनीं गते मयि तदा कामे अपि अवस्थां गते दृष्ट्वा स्वेरम् अवन्तिराजतनयां पञ्चेशवः पतिता तैरद्यापि शल्यमेवं हृदयं भूयश्च विद्या वयं पञ्चेषुर्मदनो यदा कथम अयं षष्ठः शरः पातिता। राजा उदयन यहाँ कह रहे हैं कि मई उज्जैनी गते, मेरे उज्जैनी जाने पर, तदा और तब, स्वेर अवंती राज तनयाम दृष्टवा और अवंती राजकुमारी को जी भर देखकर, कम अपि अवस्थाम गते किसी अनर्वचनीय दशा को प्राप्त हो जाने पर, कामेन पंचेशव पातिता कामदेव ने मुझ पर 5 बाण छोड़ दिए। तेई अद्यापि हृदयम शल्यम एव, उनसे मेरा हृदय अभी तक घायल है। यदा मदन पंचेषु, और जब कामदेव के पास केवल 5 ही बाण हैं तो अयम षष्ठः शरः कथम पतिता, तो ये 6ठा बाण उसने कहाँ से फेंका। राजा उदयन इस पद्य में अपनी प्रेममय दशा का वर्णन कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में भास ने अपनी कमनीय काव्य शैली द्वारा यह ध्वनित किया है कि वासवदत्ता के प्रति उदयन का प्रेम अब भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। साथ ही उनके हृदय में पद्मावती के प्रति भी प्रेम का उदय हो गया है। इस पद्य में शार्दूल विकृत छंद है। तब विदूषक कहता है कि भला देवी पद्मावती कहाँ चली गई। लता कुंज में कहीं होंगी अथवा बंदूक के फूलों से व्याप्त बाघ के चर्म से मंडित की भांति पर्वत तिलक नामक पत्थर के पटरे पर चली गई होंगी। यहाँ आप ध्यान दें, पत्थर के पटरे का नाम पर्वत तिलक है। या अधिक तीव्र गंध वाले सप्तछंद के वन में प्रविष्ट हो गई होंगी अथवा अनेक पशु पक्षियों के चित्रों से पूर्ण काष्ठ पर्वत पर चली गई होंगी। ऊपर की ओर देखकर आहा, शरत काल के कारण निर्मल आकाश में फैली हुई बलदेव की भुजाओं के समान दर्शनीय समरूप में जाती हुई सारस पंक्ति को देखें। तब राजा सारस पंक्ति को देखकर कहता है कि ऋजु आयताम च विरलाम नत उन्नताम च सप्तर्षि वंश कुटिलाम च निवर्तनेषु निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य सीमाम इव अंबर तलस्य विभज्यमानाम। अर्थात ऋजु आयताम, मित्र देख रहा हूँ इसे ऋजु, कभी सीधी और कभी फैली, च विरलाम च नतोन्नताम, कभी छीदी और कभी ऊंची और नीची, निवर्तनेषु च सप्तर्षि वंश कुटिला, तथा मोड़ों पर सप्तर्षि मंडल के समान टेढ़ी, और निर्मुच्य मान छोड़ी गई,
निर्मुच्यमानम भुजगोदर, छोड़ी गई केंचुली वाले सर्प के उदर की भांति। अंबर तलस्य का तात्पर्य है कि आकाश तल की विभज्यमाना, विभक्त होती हुई सीमाम ईव, सीमा रेखा के समान मैं इस सारस पंक्ति को देख रहा हूँ। प्रस्तुत पद्य में महाकवि भास ने सारस पंक्ति की गति का हृदयग्राही एवं स्वाभाविक चित्रण किया है, अतः यहाँ स्वाभावोक्ति अलंकार है। साथ ही सारस पंक्ति को विभक्त होती हुई गगनतल की सीमा रेखा के रूप में संभावित किया है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा की मनोहारिणी छटा भी दर्शनीय है। उत्प्रेक्षा का लक्षण है संभावनम तो उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यतः। प्रस्तुत पद्य में वसंतील का छंद है। वसंतील का छंद का लक्षण है उक्ता वसंतील का तबजा जगोग। तदंतर चेटी कहती है, देखिएगा राजकुमारी, श्वेत कमल की माला के समान धवल तथा सुंदर एवं समरूप से जाती हुई सारस की पंक्ति को देखिए। अरे स्वामी आ गए। पद्मावती कहती, आर्यपुत्र आर्ये, तुम्हारे कारण ही आर्यपुत्र के दर्शन का लाभ त्याग रही हूँ। चलो इस माधवी लता कुंज में चलें। वासवदत्ता और पद्मावती माधवी लता कुंज में प्रवेश कर जाते हैं। तदंतर विदूषक कहता है, पूजनिया पद्मावती यहाँ आकर चली गई होंगी। राजा कहता है, यह आप कैसे जानते हैं? विदूषक कहता है कि आप इन टूटे हुए फूलों वाले हर श्रृंगार के गुच्छों को देखिए। फूलों की विचित्रता को राजा देखता है। वासवदत्ता कहती है, वसंतक के नाम के उच्चारण से मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं उज्जैनी में ही हूँ। राजा कहता है, वसंतक, इसी शिलातल पर बैठे हुए हम दोनों पद्मावती की प्रतीक्षा करते हैं। विदूषक कहता है, शरद ऋतु की धूप असह्य है, चलो इस माधवी लता कुंज में प्रवेश करते हैं। राजा कहता है, ठीक है। विदूषक कहता है, आप आगे चलिए। दोनों घूमते हैं। पद्मावती कहती है, अरे आर्य वसंतक सब चौपट करना चाहते हैं, क्योंकि वे स्वयं माधवी लता मंडप के भीतर हैं। वह कहती है कि अब हम क्या उपाय करें? दासी कहती है, राजकुमारी, इन भौरों से लदी सहायक लता को हिलाकर राजा को मैं रोकती हूँ। विदूषक कहता है, बचाओ बचाओ, ठहरिए, आप जरा ठहरिए। राजा कहता है, किस लिए? विदूषक कहता है, दासी पुत्र भौरों से परेशान है। राजा कहता है, नहीं नहीं, आप ऐसा मत करो, भौरों को डराना नहीं चाहिए। देखो, मधु मत कला मधुकरा, मदन आर्तभी प्रिया भी रूप गूढ़ा, पादन्यास वीक्षणा वयम इव कांता वियुक्ता स्यु। मधु मत कला, मकरंद के मद से अस्पष्ट मदन आर्तभी और मधुर गुंजार करते हुए मदन आर्तभी अर्थात काम पीड़ित प्रियाओं से, प्रिया भी उपगूढ़ा प्रियाओं से आलंगित, मधुकरा अर्थात भोरे, पदन्यास हमारे पैर रखने से, विषण्णा दुखी होते हुए, वयम ईव हमारे ही समान या हमारी ही तरह, कांता वियुक्ता स्यु कांताओं से वियुक्त हो जाएंगे। राजा उदयन यहाँ कह रहे हैं कि हमारी तरह ही कांता वियुक्त, अर्थात जैसे मैं अपनी कांता वासवदत्ता से वियुक्त हूँ, उसी तरह कहीं ये भौरे भी अपनी कांताओं से वियुक्त न हो जाएं। उदयन की यह उक्ति उदयन के धीर ललित एवं क्रोशत्र के अनुरूप होने के साथ ही साथ वासवदत्ता के प्रति उदयन के अनन्य प्रेम की द्योतक है। कांता शब्द सामान्यतः पत्नी के लिए प्रयुक्त होता है, परंतु इसका मुख्य अर्थ प्रेयसी है। इस पद में कांता शब्द विशेष महत्व का है। उदयन का विवाह पद्मावती से हो चुका है, अतः वह पत्नी युक्त है। वासवदत्ता उसकी कांता थी, जो कि अब समाज की दृष्टि में मर चुकी है, अतः उदयन पत्नी युक्त होते हुए भी अपने आप को कांता वियुक्त ही समझता है। वासवदत्ता के मरने पर पत्नी का स्थान तो पद्मावती ने ले लिया, परंतु कांता का स्थान अभी रिक्त ही है। यह रिश्ता उदयन को सदा ही दुखी करता है। उदयन की इस उक्ति से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसके हृदय में पद्मावती के प्रति प्रेम का उदय अवश्य हो रहा है, परंतु वासवदत्ता के प्रति उसका प्रणय अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। इस पद्य में
उपमा अलंकार है तथा इस पद्य में आर्या छंद है। आर्या छंद का लक्षण यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। इस प्रकार आपको पूर्व में बतलाया जा चुका है। आगे की कक्षा में हम आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे।